हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रही हूँ 2021 का क्वेश्चन पेपर। और ये ज्योग्राफी का पेपर रहेगा, तो ज्योग्राफी वाला सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। 91 क्वेश्चन से लेकर 150 क्वेश्चन तक मैं आपको आज की वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी, जो कि हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन रहता है, ज्योग्राफी का है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का पूरा एक पेपर। हाँ जी, ये आ गया है आपका भूगोल का सेक्शन पार्ट 4, और इसमें हमारे 91 से 150 तक जो क्वेश्चन रहते हैं वो ज्योग्राफी के रहते हैं। ठीक है, और आप सबको पता है 60 क्वेश्चंस वही हमारे सब्जेक्ट के आते हैं एचटेट के एग्ज़ाम में। एचटेट का एग्ज़ाम है ये, और एचटेट में 60 मार्क्स में से आज हम देखेंगे कि आपने कितना पढ़ा है, आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपनी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आता है भाई, सिंगापुर का स्थानीय समय 120 डिग्री पूर्वी देशांतर से तय होता है। यदि वर्तमान में सिंगापुर का स्थानीय समय 9:15 प्रातः है, तो उसी समय दिल्ली का स्थानीय समय कितना होगा। तो देखो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने आपको दिया 120 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, मैंने देखो हाउ टू कैलकुलेट टाइम के नाम से मेरा खुद का चैनल है स्टडी विद दीपा सैनी, उस चैनल पे भी इतनी बार समझा रखा है कि आप टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे। ये 0 डिग्री है भाई, ये 90 डिग्री, 120 डिग्री आपका नियर अबाउट यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर 120 डिग्री ईस्ट में जाना है, ये ईस्ट वाला पोर्शन है पूरा। ठीक है, अब इन्होंने बोला है 120 डिग्री ईस्ट में टाइम दे दिया हमें 9:15। ठीक है भाई, 9:15 हो गए, यानी 9:15 है, सुबह के 9:15 है। दिल्ली का टाइम पूछा है। अब दिल्ली है इंडिया में, और भारत की समय रेखा कितने डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पर, 82.5 डिग्री ईस्ट। मैंने आपको बताया 0 डिग्री से हम ईस्ट की ओर जाते हैं तो आपका टाइम प्लस होता है, और हम जब वेस्ट की ओर जाते हैं तो टाइम माइनस होता है। अब हम देखो हमें जाना है 120 डिग्री ईस्ट से आपके 82.5 डिग्री ईस्ट की ओर, तो हमें उल्टा जाना, हमें वेस्ट की ओर जा रहे हैं। ईस्ट से हम किस की ओर जा रहे हैं, वेस्ट की ओर, तो हमारा टाइम क्या होगा भाई, माइनस होगा। अब हुआ टाइम माइनस, तो इसमें से आप सबसे पहले हम निकालेंगे 120 में 120 डिग्री। ठीक है, ये 120 डिग्री है, और इससे हमें भारत की समय रेखा पर जाना है 82.5 डिग्री पर। तो कितने डिग्री का अंतर है दोनों के बीच में भाई, तो दोनों के बीच में देखो 10 में से 2 गए 8, 11 में से 8 गए 3, 38.5 डिग्री का फ़र्क है। अब 38 डिग्री, 1 डिग्री रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 38 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा, 4 × 8 = 32, 3 × 4 = 12, 13 × 14 = 15, 152। ठीक है, और आधा डिग्री और है। ठीक है, आधा डिग्री और है, तो 152 मिनट में कितना टाइम हो गया, देखो 152 छोड़ो 150 लगाओ, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 120 मिनट के 2 घंटे होते हैं, और 150 मिनट में आपके 2.5 घंटे होते हैं। कितने घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए। अब भाई हमारे पास थे 9:15 सुबह के, हमें टाइम माइनस करना है, तो 8:15। ठीक है, 8:15 हो गए, फिर आपके 7:15 हो गए। अब 7:15 हो गए, अब आधा घंटा और करना है हमें माइनस, तो 7:15 में आधा घंटा और माइनस करोगे तो आपके पास कितना टाइम बचेगा भाई, 6:45। 6:45, और वो भी कब के, टाइम माइनस होता जा रहा है, सुबह के 9:15 से हम 6:45 पर पहुंच गए हैं माइनस कर करके, तो आपके सुबह के 6:45। तो राइट आंसर था भाई ऑप्शन नंबर 4। हाउ टू कैलकुलेट टाइम के नाम से दुनिया भर की मैंने 4-5 बार ये टॉपिक पढ़ा रखा है। ठीक है, स्टडी विद दीपा सैनी मेरे चैनल का नाम है, उस चैनल पे जाके आप इजीली समझ सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझा रखी हैं वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन से कथन भारत के प्रायद्वीपीय पठार के लिए सही है, और निम्न कूटों में से सही उत्तर देना है हमें। तो इसमें बहुत प्रकार के धात्विक खनिज पाए जाते हैं। आप खुद बताओ, भारत में जो लोहा, तांबा, ये चीज़ें मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं, प्रायद्वीपीय पठार में तो मिलती हैं भाई। आपका झारखंड है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, ये सारे प्रायद्वीपीय पठार का ही तो पार्ट है, तो ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके उत्तरी किनारे यानी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे रचनात्मक प्लेट किनारे, बिल्कुल गलत। देखो जो इंडिया है ना, इंडिया के ऊपर से आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियाइन प्लेट और एशियन प्लेट दोनों एक दूसरे से क्या कर रही हैं,
दोनों एक दूसरे को से आपकी हट रही हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है कि ये रचनात्मक किनारे हैं, इसके उत्तरी किनारे। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे रचनात्मक किनारे नहीं हैं। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी भाग काली मिट्टी से घिरा है, बिल्कुल ठीक भाई, ठीक है। आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, इस वाले पूरे पार्ट में काली मिट्टी पाई जाती है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका उत्तर पश्चिमी भाग उपजाऊ मिट्टी से घिरा हुआ है। इसमें केवल 2 सदाबहिनी नदियां हैं, ये कथन भी गलत है। केवल 2 सदाबहिनी नहीं है, वैसे तो मोस्टली इसकी जितनी भी रिवर्स है मोस्टली सारी गर्मियों में सूख जाती हैं, ठीक है। तो ये कथन भी गलत है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए और से। अब देखते हैं ऑप्शन में ए और से किस में है, 3 में है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 93, तलचिर दामोदा पंचेत कोयला सीरीज संबंधित है। देखो ये सारे इंडिया के एरियाज हैं, पंचेत, दामोदा, तलचिर। और मैंने ये चीज़ बहुत बार पढ़ाया आपको कोर्स में भी पढ़ाते वक्त कि भारत में जितना भी कोयला पाया जाता है सारा गोंडवाना का है, ठीक है। भारत में अगर कोई भी खान पूछे कि भाई बताओ कौन सा कोयला, तो भारत में मैक्सिमम जितना भी कोयला पाया जाता है सारा गोंडवाना लैंड का है, ठीक है। तो गोंडवाना कोयला आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आएगा एक विकिरण मापनी का अल्पतांक क्या होगा अगर उसके एक प्राथमिक भाग का मान 10 मीटर है, उसे 10 द्वितीयक और 10 कर्णावर्त भागों में बांट दिया है। तो आपको डायगोनल स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। देखो डायगोनल स्केल कुछ इस तरीके का होता है, ये ऐसे होता है कुछ, ठीक है। और यहाँ पर एक विकिरण भी होता है भाई, एक विकिरण भी होता है ऐसे टेढ़े, ठीक है। ये डायगोनल स्केल होता है आपका कुछ इस तरीके से। अब इसने बोला कि प्राथमिक भाग को 10 मीटर में बांट दिया, द्वितीयक को भी 10 में, और 10 ही उसको कर्णावर्त में बांट दिया। तो आपको बताना उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या होगा। देखो 10 10 10 में सब में बट रहा है, ठीक है। और 10 मीटर में बट रहा है, मीटर से छोटी सेंटीमीटर। तो राइट आंसर रहेगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसने सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन पूछी थी। तो राइट आंसर रहेगा इसका 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही नहीं है। पूर्वी जेट स्ट्रीम केवल शीत ऋतु में ही पाई जाती हैं। भाई देखो इसके वैसे ऑप्शन तो नहीं है, आपको सिंपली बता दूं पूर्वी जेट स्ट्रीम केवल शीत ऋतु में नहीं पाई जाती, ये आपकी मानसून के टाइम पर भी देखने को मिलती है। तो ये आपका कथन जो है वो रोंग है। तो इसका राइट आंसर यही है कि ये कथन गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं। ITCZ अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण पेटी जून के महीने में अधिकतम उत्तरी विस्थापन करती है, बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि जून के महीने में आपका सूर्य कहाँ होता है, कर्क रेखा पर होता है सूर्य कर, तो जिस साइड गर्मी होगी ना उस साइड ही ITCZ बेल्ट सरक जाती है। तो ये आपकी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है तो उत्तरी विस्थापन करती है। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। गलत तो आपका यही वाला था। मानसूनी हवाएं ऋतुवत व्युत्क्रमण प्रारूप दर्शाती है, बिल्कुल ठीक। ऋतुओं के अनुसार मानसूनी हवाएं चलती है। जब मानसूनी आपकी बारिश करने के बाद फिर ये वापस व्युत्क्रमण यानी रिवर्सल पैटर्न भी तो अपनाती है ना, वापस लौटता भी तो है मानसून, बिल्कुल ठीक है ये कथन। पश्चिमी घाट मुख्यतः भारतीय मानसून की अरब सागरीय शाखा से वर्षा प्राप्त करता है, बिल्कुल ठीक भाई। जो वेस्टर्न घाट है भारत में केरल में सबसे पहले मानसून एंट्री करता है, फिर उसके बाद अरब सागर में मानसून पवनी अरब सागर के ऊपर से पूरे इंडिया में फैल जाती हैं। तो जो पश्चिमी घाट है उसको जो भी वर्षा मिलती है वो अरब सागरीय शाखा से मिलती है। और भारत के पूर्वी हिस्से को और जो भारत के पूर्वांचल है यानी भारत की जो पूर्वी स्टेट है उन सबको जो वर्षा मिलती है वो बंगाल की खाड़ी से मिलती है। गॉट इट। तो इसका इन्होंने सही नहीं पूछा था, तो ये कथन सही नहीं है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र अवस्थित है। भाई सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हैदराबाद में है आपका रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर आपका हैदराबाद में है। नेक्स्ट आता है हिमालय के कौन से भाग में दून और दुआर पाए जाते हैं। शिवालिक श्रेणियों में। देखो शिवालिक की पहाड़ियों में ही आपके दून और दुआर पाए जाते हैं। अब देखो अब हमारे हरियाणा को भी जो टच करती है वो शिवालिक है, और इधर उत्तराखंड के भी निचले पार्ट को जो टच करती है वो शिवालिक है। जैसे दून द्वार है, जैसे हरिद्वार, ठीक है, कोठली दून। तो ये जो जगह है आप ये भी देख सकते हो, ये बिल्कुल निचले एरिया है और ये भी शिवालिक का ही पार्ट है। और जैसे हरिद्वार हो गया आपका, ये बिल्कुल नज़दीक वाले एरिया है, तो इसका राइट आंसर शिवालिक। तो कई बार चीज़ें है ना हम जोड़ के भी कर सकते हैं अगर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको कथन और कारण दिया है। कम वायुदाब प्रवणता वाले क्षेत्रों में हवाएं धीमी गति से बहती है। तो देखो इस चीज़ को ध्यान रखना, कम वायुदाब प्रवणता यानी आपका लो एयर प्रेशर। कैसा एयर प्रेशर है भाई, लो एयर प्रेशर है। अब एक जगह पर एयर प्रेशर ही लो है तो वहाँ हवा होगी ही नहीं, ठीक है।
ठीक है, हवा होती ही नहीं है, थोड़ी बहुत हवा होती है वो धीमी गति से बहती है। तो अभी कथन तो हमारा करेक्ट है। ठीक है, आप देखते हैं कारण, वायु प्रवणता कम होती है और जब समदाब रेखाएं एक दूसरे के बहुत पास पास होती हैं, गलत, बिल्कुल गलत। जब समदाब रेखाएं एक दूसरे के पास पास होती है ना, तो जब आपका एयर प्रेशर ग्रेडियंट मैक्सिमम होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा एयर प्रेशर होगा, जितनी ज़्यादा हवाएं होंगी, उतना ही ज़्यादा आपकी जो मानचित्र पर समदाब रेखाएं हैं वो एक दूसरे के पास पास खींची जाती हैं। तो भाई ए तो ठीक है और आर इसका गलत है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको महासागरीय कटक दी गई है और उसके साथ साथ दी गई है भाई उनकी लोकेशन, और नीचे दिए गए आपको भारी भरकम ऑप्शंस। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ जी, लॉर्ड होवे कटक, देखो लॉर्ड होवे कटक तो आपके प्रशांत महासागर में है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रशांत महासागर एक ही ऑप्शन में है, ये रहा। तो इसका राइट आंसर रहेगा भाई, एक मिनट, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब ए का 2 देख लो तुम किस में है, ए का 2 तीनों में है, 3 में है, तो 2 तो कट गया। अब अगला देखते हैं भाई, वीवी थॉमसन कटक। जो वीवी थॉमसन कटक है वो भी हमारी किस में है भाई, वो है आपकी अंध महासागर में। और यह अंध महासागर के 2 ऑप्शन है, एक तो दक्षिणी अंध महासागर और दूसरा है उत्तरी अंध महासागर। तो उत्तरी अंध महासागर में पड़ती है आपकी वीविल थॉमसन कटक। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो बै का 3 देखो किस में है, बै के 3 इन 2 में है, तो बै का 1 दे रखा तो ये भी कट गया। तो बै के 3 इसमें है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वोल्विस कटक। वोल्विस कटक पड़ती है भाई आपकी अंध महासागर में ही। तो वोल्विस कटक अंध महासागर में है, तो दक्षिण अंध महासागर ही रहता है। अगला तो हमारा हिंद महासागर है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। प्रिंस एडवर्ड या क्रोजेट कटक, ये आपकी मिलती है हिंद महासागर में। तो कटक से जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आ सकता है। बाकी कोर्स में मैंने कटक को बहुत अच्छे तरीके से कराया है आपको विद डायग्राम। ये सारी कटक मैंने डायग्राम के समेत आपको भरवा रखी है मैप में। अब तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया गाइस जो कि मैंने कोर्स में आपके साथ डिस्कस ना किया हो। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना कौन सा ठीक नहीं है। जिफ का न्यूनतम प्रयास सिद्धांत बिल्कुल ठीक है भाई, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, ठीक है, निम्न कोटि का सिद्धांत भी बोलते हैं इसे, जिफ का बिल्कुल करेक्ट है। ली का प्रवास तंत्र सिद्धांत, देखो प्रवास तंत्र नहीं है, प्रवास धारा सिद्धांत है, प्रवास सिद्धांत है, सिस्टम नहीं है। ठीक है, सिस्टम वर्ड गलत है, इसलिए आपका यही आएगा आंसर। अगले देख लेते हैं, स्टोफर का अंतरालीय अवसर निर्देश, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जेलेंस्की का मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, जेलेंस्की महोदय ने दिया था आपका प्रवास संचलन संक्रमण सिद्धांत। तो गलत कौन सा था भाई, ली वाला। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 101। निम्न में से कौन सा शहर रूर औद्योगिक प्रदेश में अवस्थित नहीं है। ए से देखो, रूहर जो एरिया है, जर्मनी के जो एरिया है, कोयले के जो प्रदेश हैं उसे रूर एरिया का भी कहते हैं। अब यहाँ पर रूहर की बात की गई है, तो एशियन, हार्टमुंड, प्राग, डूसेल्डोर्फ। तो देखो जो प्राग वाला एरिया है ये आपका रूहर औद्योगिक प्रदेश में नहीं आता, बाकी ये सारे एरिया उसी का ही पार्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 102। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार प्रतीक एस और डब्ल्यू का प्रयोग मुख्यतः किस वृहत जलवायु वर्ग के उपभाग, यानी आपको बताना सब डिवीजन, किसके सब डिवीजन के लिए किया जाता है, बी, एस और डब्ल्यू। तो सबको बता देखो, एक तो बी एस, एक बी डब्ल्यू, आपकी मरुस्थलीय जलवायु और स्टेपी जलवायु। तो बी प्रकार की जलवायु के आगे चल के 2 पार्ट्स होते हैं, बी एस और बी डब्ल्यू। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 103। यहाँ पर अगेन आपको खाने मिलानी है भाई, और वर्ल्ड की खाने हैं आपसे, वर्ल्ड की खाने पूछी गई हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। किरूना खान है, किरूना की जो खान है वो स्वीडन में है, किरूना की जो खान पड़ती है वो स्वीडन में पड़ती है। काराजस की खान आपकी ब्राज़ील की है, स्कोनडिडा की खान आपकी चिली की है, और हंटली की जो खाने हैं वो आपकी ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, हंटली ऑस्ट्रेलिया, स्कोनडिडा चिली, काराजस खान ब्राज़ील, किरूना आपकी स्वीडन। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है, निम्न का विश्व का कौन सा भाग सर्वाधिक सड़क घनत्व दर्शाता है। तो सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व कौन दर्शाता है, देखो
ध्यान रखना, वैसे आप सड़क का नाम लेते ही उत्तरी अमेरिका आंसर करोगे, बट यहाँ पर सर्वाधिक सड़क घनत्व वर्ड पूछा है, तो घनत्व सबसे ज़्यादा यानी सड़कें जो गहरी बिछी हुई है वो किस एरिया में बिछी हुई इन चारों में से, तो इसका राइट आंसर पश्चिमी यूरोप है। पश्चिमी यूरोप जो कि आपका यातायात के लिए, जो कि आपका ट्रांसपोर्ट के लिए और भी ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, आपकी जो वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज़ वहाँ पर है, तो इसी वजह से इसका राइट आंसर क्या है, पश्चिमी यूरोप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 105, ऊंचाई के साथ वायुमंडल में निम्नलिखित परतों का सही क्रम क्या है, और सही उत्तर दीजिए। तो चलिए इनका क्रम देखते हैं भाई। तो इनका क्रम क्या होगा, हाँ जी, तो हाइड्रोजन परत, ऑक्सीजन और हीलियम। देखो हाइड्रोजन और हीलियम ये तो सबसे अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं। तो इन्होंने कैसे पूछी थी हमसे, वायुमंडल में निम्नलिखित परतों, वायुमंडल में पूछा था। तो वायुमंडल में सबसे पहले कौन सी परत होती है, नीचे। तो इन सब में बात करें तो देखो आपकी नाइट्रोजन की परत रहेगी सबसे नीचे। तो दै किसमें देखो ए है और ए है, तो ये तो गलत है, हाइड्रोजन तो सबसे ऊपर ही होती है, ठीक है, सॉरी ये वाला ए वाले 1 और 3 तो आपका गलत हो गया। अब आता है हमारे दै वाले 2 हैं। देखो पहले होती है नाइट्रोजन, फिर होती है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन। तो दै के बाद बै हमारे एक में ही है, 4 में, दै बै, और फिर उसके बाद आपकी क्या होती है, हीलियम, और फिर आगे लास्ट होती है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सी ऊंचावच निरूपण की गणितीय विधि नहीं है। तो गणितीय विधि नहीं है, देखो तल चिन्ह बेंचमार्क में भी आपकी पूरी कैलकुलेशन मैथमेटिकल की जाती हैं, आपकी फॉर्म लाइंस बनाते वक्त भी मैथमेटिकल होती है, समोच्च रेखाएं भी खींचने के लिए 200 मीटर की ऊंचाई की है या 250 मीटर की ऊंचाई की है, बट हैशूर सिस्टम में आपकी कोई भी मैथमेटिकल मेथड्स यूज नहीं होता। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 107, जनगणना 2011 के अनुसार, मैं इसको इधर कर देती हूँ। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का निम्न में से कौन सा राज्य अधिकतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाता है। तो भाई अधिकतम जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कौन दर्शाता है सॉरी, तो अधिकतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कौन सा दर्शाता है भाई, तो इसका राइट आंसर रहेगा मिजोरम। ठीक है, केरल में आपकी साक्षरता ज़्यादा है, लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, ठीक है, बट मिजोरम में आपका नगरीय पॉपुलेशन की बात करें तो उनका सबसे अधिकतम परसेंटेज है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 108, पिछले 100 सालों के इतिहास में किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अनुभव की गई, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर। तो ये थी भाई आपकी जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो 1961 से 1971 में 100 सालों के इतिहास में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो इसी साल हुई थी इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 109, विद्वान दिए गए हैं और भारत में नियोजन प्रदेशों की संख्या दी गई है। आपको बताना है किस विद्वान ने भारत को किस नियोजन प्रदेश में डिवाइड किया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका। वी नाथ महोदय ने भारत को 15 प्रदेशों में बांटा था। ठीक है, और भट्ट और राव की बात करें तो भट्ट और राव ने भारत को 7 प्रमुख और 51 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया था। पी सेन गुप्ता ने 7 वृहत और 42 मध्यम, सबसे ज़्यादा पी सेन गुप्ता का ही पूछा जाता है एग्जाम में। पी सेन गुप्ता ने 7 बड़े और 42 छोटे छोटे भागों में भारत को बांटा था, और चंद्रशेखर ने 13 भागों में बांटा था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एक बात बता दूं आपको, ये भारत को कुछ प्राकृतिक एरिया में बांटा गया था, जैसे आप ये कह सकते हो उत्तरी भारत का विशाल मैदान हो गया, हिमालय पर्वत हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, तो बुंदेलखंड का पठार हो गया, मध्य भारत हो गया। तो इस तरीके से कुछ बड़े और कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग विद्वानों ने डिवाइड किया था इंडिया को, और यहाँ पर उसी चीज़ का डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा द्विविमीय आरेख है, नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर चुनिए। आपको बताना है इसमें से कौन सा द्विविमीय आरेख है। तो चलिए देख लेते हैं भाई। दंड आरेख तो द्विविमीय नहीं है। ठीक है, द्विविमीय यानी जिसमें हम 2 चीज़ें दिखा सकें। पिरामिड आरेख ये भी द्विविमीय है, आपका नहीं है। पाई आरेख, पाई आपका द्विविमीय आरेख है। ठीक है, पाई आरेख आपका द्विविमीय आरेख है। रेक्टेंगल डायग्राम ये भी नहीं है। इकाई वर्ग यूनिट स्क्वायर डायग्राम ये भी आपका द्विविमीय आरेख है। और गोलीय अगर हम बात करें तो भाई आपका जो गोलीय आरेख है
1 मिनट। पाई आरेख, आयताकार आरेख, हाँ देखो पाई आरेख, आयताकार आरेख, ठीक है, और आपका इकाई वर्ग आरेख, ये तीनों आपकी द्विविमीय यानी आपके 2 डायमेंशनल डायग्राम्स में आते हैं। ये मैंने आपको 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल ये अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर हम पूरा टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों आते हैं आपके 2 डायमेंशनल डायग्राम में। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक 2 रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से कौन सी इकाई रहित मापनी है, यानी आपको यूनिट फ्री स्केल बताना है। तो देखो स्टेटमेंट स्केल, इसमें तो आपकी यूनिट्स यूज होती हैं, ठीक है। निरूपक भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी आरएफ, यही आपका यूनिट फ्री स्केल है, ये आपका यूनिट फ्री स्केल है, ठीक है। और बाकी सभी स्केल्स में आपकी यूनिट्स यूज होती हैं, ठीक है। आपका जो आरएफ होता है वो आपका 1 में होता है, 50,000 या कुछ भी इस तरीके से, तो वो यूनिट फ्री माना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन सा एक सम क्षेत्र प्रक्षेप नहीं है, यानी ऐसा कौन सा प्रोजेक्शन नहीं है इसमें से जो इक्वल एरिया प्रेजेंट करता है। तो बोन तो करता है, मोलविड भी करता है, सिनुसोइडल भी करता है, बट मर्केटर नहीं करता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मर्केटर इज नॉट अ इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 113, और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा बार मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया आप लोगों के साथ। पी भूकंपीय तरंगों के लिए छाया पेटी का विस्तार भूकंप मूल से किस कोणीय दूरी पर होता है। तो देखो मैंने तो बहुत बार बताया भाई, 103 से 143 डिग्री दोनों तरफ यही आप है जो छायामंडल होता है, ठीक है। शैडो जोन माना जाता है पी भूकंपीय तरंगों का पृथ्वी के अंदर। तो राइट आंसर रहेगा 103 से 143 डिग्री का ये एरिया शैडो जोन होता है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 114, वृद्धि की सीमाएं सिद्धांत संबंधित है। तो वृद्धि की जो सीमाएं सिद्धांत संबंधित हैं, देखो ये मैंने यूट्यूब पर भी पढ़ा रखा है, माल्थस महोदय का सिद्धांत है ये। इसे नव माल्थसवादी सिद्धांत भी कहते हैं, नियो माल्थेशियन थ्योरी, ठीक है। ये सिद्धांत के अकॉर्डिंग माल्थस कहता है कि पॉपुलेशन तो दुगनी चौगनी 8 गुना फिर ऐसे बढ़ रही है, बट जो हमारे संसाधन है वो 1 गुना 2 गुना 3 गुना ऐसे बढ़ रहे हैं, और इस वजह से क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज कम हो रहे हैं और पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसी तरीके से ये वृद्धि की सीमाएं, द लिमिट टू ग्रोथ जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था, माल्थस ने दिया था। ये उनका नव माल्थसवादी सिद्धांत से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 115, भूगर्भिक समय सारणी के कौन से महाकल्प में भू सतह पर 2 पर्वत निर्माण अवस्थाएं और चरण अनुभव किए गए थे। तो भाई ये जो पर्वत निर्माण अवस्थाएं और चरण अनुभव हुए थे ये पैलियोजोइक में हुए थे। कौन से समय सारणी में, पैलियोजोइक में हुए थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 116, बेनियोफ क्षेत्रीय जोन किस प्रकार के प्लेटों के किनारे पाया जाता है। बेनियोफ जोन मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया है। जब 2 प्लेटें, देखो ध्यान से, क्या होता है बेनियोफ जोन, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो क्या होता है, जो आपकी एक कम घनत्व की है एक अधिक घनत्व की है, तो एक प्लेट ऊपर की ओर चली जाती है, एक प्लेट थोड़ा नीचे की ओर धंसने लगती है। तो इसी तरीके से ये चीज़ भी मैंने आपको समझा रखा है। अब जिस एरिया में ये नीचे की ओर धंसती है उस एरिया को बोलते हैं बेनियोफ जोन, ठीक है। उस एरिया को क्या बोलते हैं, बेनियोफ जोन या बेनियोफ क्षेत्र, जब प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं। देखो जब प्लेटें एक दूसरे से दूर होती है तो वो रचनात्मक होता है, जब प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो भारी भरकम प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आ रही है तो विनाश होगा। तो कौन सा किनारा होगा, विनाशात्मक प्लेट किनारा, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 117, ज्वार। अभी मैंने ज्वार भाटा कराया है रिसेंटली 2 दिन पहले ही अपने चैनल पर स्टडी विद दीपा सैनी में, तो वहाँ से भी आप ज्वार भाटा को पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। ज्वार का समय निम्न में से पृथ्वी और चंद्रमा की कौन सी गतियों द्वारा निर्धारित होता है। आपको बताना है जो ज्वार टाइड आते हैं समुद्र में वो कौन सी गतियों की वजह से आते हैं। तो पृथ्वी की घूर्णन गति, देखो ज्वार की बात करें तो ज्वार आपका पृथ्वी की घूर्णन गति का बहुत रोल होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखो ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, चंद्रमा की वजह से ही सबसे ज़्यादा ज्वार आते हैं हमारी पृथ्वी पर, क्योंकि सूर्य तो बहुत ज़्यादा दूरी पर है, चंद्रमा कम दूरी पर है, और इसी वजह से चंद्रमा का प्रमुख स्थान आता है ज्वार भाटा आने पर हमारी पृथ्वी में। अब यहाँ पर चंद्रमा है तो पृथ्वी के इस भाग पे ज्वार आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया,
अब पृथ्वी का ये भाग यहाँ पर है, तो ये चीज़ तो पृथ्वी की घूर्णन गति तय करती है, तो घूर्णन गति भी इफेक्ट करती है ज्वार को। दूसरा, जो चंद्रमा है उसकी परिक्रमण गति भी, क्यों? क्योंकि चंद्रमा घूमता घूमता पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है ना, तो एक टाइम पर चंद्रमा यहाँ पर भी होगा तब यहाँ ज्वार होता है, चंद्रमा यहाँ होता है जब यहाँ ज्वार होता है, ठीक है, यहाँ आपकी टाइड लहरें उठती हैं, तो चंद्रमा की परिक्रमण गति। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 118। निम्न में से कौन सी एक अपरदनात्मक यानी इरोजनल लैंडफॉर्म नहीं है? तो इरोजनल लैंडफॉर्म कौन सी नहीं है? तो देखो अपरदनात्मक क्या हो रहा है, तो जो आपकी हिमानी है, ठीक है, जो आपकी क्या है ग्लेशियर है, ग्लेशियर के द्वारा निर्मित है ये सारी चीज़ें। ग्लेशियर के अपरदन से यानी ग्लेशियर में यानी आपकी हिम नदियों में जब बड़े बड़े पत्थर होते हैं और वो किसी पहाड़ी का पत्थर को हटा देते हैं तो एक कुर्सी जैसी आकृति बन जाती है जिसे सर्क कहते हैं या हिमागार कहते हैं। जलकुंड किसे कहते हैं? जब इस सर्क की बर्फ़ पिघल जाती है और यहाँ पानी भरा रह जाता है उसे जलकुंड कह देते हैं। मैसा किसे कहते हैं? जब किसी चट्टान को ऊपर से काट पीट कर ऊपर से गोलाकार मेज की तरह बना देते हैं तो उसे मैसा कहते हैं। एस्कर क्या होते हैं? एस्कर होते हैं भाई जब हिम नदियाँ अपने साथ मलबे को बहा कर ले जा रही है और फिर आगे उसे छोटी छोटी लाइनों में जमा कर देती है तो उसे एस्कर कहते हैं। ये आपकी कुंडली आकार के होते हैं, तो राइट आंसर होगा एस्कर। एस्कर आपके अपरदन से नहीं बनते, एस्कर निक्षेपण से बनते हैं यानी डिपोजिशन से बनते हैं हिम नदियों के द्वारा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 119। भूगोल है एक। देखो सिंपल सी बात है भाई, एक बार एस्टेट के एग्ज़ाम में ही क्रोनोलॉजिकल आंसर माना गया है और एक बार कोरोलॉजिकल आंसर माना गया है। तो 2021 में आपकी की में आंसर माना गया था कोरोलॉजिकल, तो आप इस इंग्लिश वर्ड की तरफ जाना, कोरोलॉजिकल, ठीक है, कोरोलॉजिकल है, क्रोनोलॉजिकल नहीं है। भूगोल एक कोरोलॉजिकल विज्ञान है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 120। निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल का सिद्धांत नहीं है? मानव भूगोल का सिद्धांत नहीं है यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो ध्यान से देना। वातावरण समायोजन, भाई मनुष्य का वातावरण के साथ किस तरीके से एडजस्टमेंट होती है ये तो है थ्योरी। क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी एक्टिविटी, एक्टिविटी कौन करता है? ह्यूमन करता है, ये भी थ्योरी है। महाद्वीपीयता का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत में क्या कहा गया है कि किस तरीके से चीज़ों को साथ लेके चला जा सकता है, नेचर को भी और मनुष्य की क्रियाकलापों को भी, तो ये भी आपका मानव भूगोल का है। बट महाद्वीपीयता का सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटलिटी जो प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी है ये कहीं ना कहीं जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपकी मानव भूगोल से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 121। निम्न में से मानचित्रों को आपको बताना लघु से वृहत यानी छोटे आकार से बड़े आकार के मापने हेतु सही क्रम बताना है। तो छोटा आकार देखना है ना, तो छोटी चीज़ देखो, अब इनमें से सबसे छोटी चीज़ क्या होगी? तो इनमें से देखो एटलस, एटलस जो हमारे पास होते हैं एक किताब की तरह होती है, बुक की तरह होते हैं, वो सबसे छोटे होते हैं। नंबर 1 पे ये आएगा एटलस। एटलस के बाद आपने देखा होगा कॉलेज में स्कूल में दीवारों पे जो मैप लगे होते हैं वो दूसरे नंबर पर होते हैं, एटलस से बड़े होते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर सतलाकृतिक मानचित्र, ये भी सबने देखी है। टोपोग्राफिकल आपके मैप, टोपोग्राफिकल सीट आप सबने देखी है। कब देखी है? जब आपने क्या बनाए थे, जब आपने अपनी प्रैक्टिकल शीट्स बनवाई थी, ठीक है, तब आपने एमए में या बीए में ये चीज़ देख रखी है। कार्डिस्ट्रल मैप, कार्डिस्ट्रल मैप होते हैं आपकी उसकी संपत्ति के मैप को, ठीक है। कार्डिस्ट्रल मैप क्या होते हैं? संपत्ति के मैप को। अब एक चीज़ और से भी समझाऊंगी, ये तो आपने चीज़ें समझ ली, अब एक चीज़ और ध्यान से देखो, क्वेश्चन को देखो। लघु से वृहत मापनी यानी लघु का मीनिंग क्या है यहाँ पर, वृहत का मीनिंग क्या है? लघु का मीनिंग है भाई आपका कोई बहुत बड़ा एरिया है यानी आपके 1 करोड़ किलोमीटर एरिया को लघु करके दिखा दिया, इतने से एरिया में दिखा दिया। आपने देखा ना आपके एटलस में क्या होता है, पूरे वर्ल्ड का मैप भी आपके एक पेज पर दिखा देते हैं यानी बड़े एरिया को छोटा करके दिखा दिया, ऐसी चीज़ देखनी है, ठीक है। वृहत का मीनिंग क्या होता है? वृहत का मीनिंग यानी बड़ा, तो बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है, बड़ा होता है ना, यानी आपका बिल्कुल छोटा सा एरिया और उसको बहुत बड़ा करके दिखा दिया। आपका 200 गज का प्लाट है भाई, 200 गज के प्लाट को आपके एक पेज पे बना के दे दिया, तो सिर्फ 200 गज भी जगह आपके पेज पर रिप्रेजेंट कर दिया और उसी पेज पर आपका वर्ल्ड का मैप दिखा दे, उसी पेज पर आपको इंडिया का मैप दिखा दे, ठीक है। तो लघु का मीनिंग क्या होता है भाई? बहुत ज़्यादा एरिया को छोटी सी जगह में दिखा देना। वृहत का मीनिंग क्या होता है? छोटे से एरिया को बहुत बड़ा करके दिखा देना, ठीक है। तो देखो आपके एटलस में क्या होता है,
तो आपके एटलस में क्या होता है, हमारे बहुत छोटे से एरिया को हम बड़ा करके दिखा देते हैं, तो नंबर 1 एटलस। फिर एटलस से बड़ा होता है दीवारी मानचित्र, उसमें भी आपके बहुत ज़्यादा एरिया को बड़ा छोटा करके दिखा देते हैं, यानी वर्ल्ड का मैप हम एक ही मैप में देख लेते हैं दीवार पे, तो नंबर 2। स्थलाकृतिक मानचित्र टोपोग्राफिकल शीट, उसमें एरिया धीरे देखो अब एरिया धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एटलस में ज़्यादा एरिया था, दीवारी मानचित्र में थोड़ा कम एरिया और बड़ा दिखा दिया बड़ा करके। स्थलाकृतिक मानचित्र में फिर थोड़ा कम एरिया, यानी आपको किसी जिले का टोपोग्राफिकल शीट दे दी जाती है, किसी गांव की दे दी जाती है, तो पर्टिकुलर एक गांव को एक डिस्ट्रिक्ट को बड़ा करके दिखा दिया। भू संपत्ति मानचित्र आपके घर का कोई मैप बना दिया या किसी मोहल्ले का मैप बन गया, तो इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डैश है, बै है। और आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये रहेगा इसका आंसर। और ये मैंने इतना खुल के इसलिए समझाया कि आज तक एचटेट का कोई भी एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं गया जो कि आपका यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो, इस वाले पार्ट से क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, बस इतना समझ लो, लघु का मीनिंग है बहुत ज़्यादा एरिया को छोटा करके दिखा देना, वृत्त का मीनिंग है छोटे से एरिया को बड़ा करके दिखा देना, बस। ठीक है, ठीक है भाई। तो आपका आज की इस वीडियो में 121 ही क्वेश्चन कराऊंगी मैं, तो ये वीडियो आपकी पार्ट में रहेंगी। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट टू में आपका पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो हो रही थी तो इसलिए मैं इसको यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। हाफ क्वेश्चन हमारे नियर अबाउट 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, 30 क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। उसके अलावा पीजीटी और नेट, ठीक है, पीजीटी और नेट का पेड कोर्स अवेलेबल है अचीवर्स एकेडमी ऐप पर। और आपकी टीजीटी एसएसटी की किसी बच्चों को नोट्स लेनी हो, पीजीटी या नेट के नोट्स लेने हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा फ़ोन नंबर रहेगा, इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और ये नोट्स पेड रहेंगे और आपको पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। पार्ट 2 पे बने रहना, पार्ट 1 को भी देखना अच्छे तरीके से, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, काफ़ी कुछ पेपर मिलता जुलता ही आता है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।